तो भाई एपिसोड की स्टार्टिंग होती है, हमें दिखाया जाता है चेंग हुई जो कि काफी खराब हालत में होता है। इस टाइम पर वह देखता है कि उसकी पेट में चोट लगी हुई है। वॉन भी उन दोनों को दूर से फाइट करता हुआ देख रहा होता है। उसे भी अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा होता कि सामने ये हुआ तो हुआ क्या। एक मॉन्स्टर जैसा दिखने वाला बंदा उसकी अचानक से ऐसी हालत कैसे हो गई। हमारा जिन भी कहता है चाहे तुम कितनी भी ट्रेनिंग क्यों ना कर लो, लेकिन हमारे शरीर में एक जगह ऐसी होती है जिसे तुम ट्रेनिंग करने के बाद भी मजबूत नहीं बना सकते, और वो और कुछ नहीं बल्कि है तुम्हारा लीवर और किडनी। जिस बात को जानने के बाद उस जेंग हुई की हालत और भी खराब होती जाती है। उसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा होता और वह भी कहता है, हे ऐसा हो नहीं सकता। आखिर ऐसा हो भी कैसे सकता है कि तुमने मेरी बॉडी पर अपने बेकार के पंचेस से इतना डैमेज ला दिया। और उसकी हालत और भी ज्यादा बिगड़ने लगती है। तभी जिन कहता है, क्या तुमने कभी इस बारे में सुना है कि तुम एक मुर्गी के अंडे से एक पूरे पत्थर को तोड़ सकते हो। मेरा मतलब है अगर तुम एक अंडे को एंडलेसली उस पत्थर पर मारते जाओ तो उस पत्थर में भी क्रैक पड़ जाएंगे। जिन की ऐसी खतरनाक सी कहावत को सुनने के बाद तो वॉन भी काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। जेंग हुई खराब हालत होने के बावजूद कहता है, अरे पागल, ये इस तरह नहीं है बल्कि एक एक बूंद से तुम पत्थर को काट सकते हो। ये कहावत ऐसे है। जहाँ पर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा जिन उस जेंगुई पे जब अटैक कर रहा होता है, काफी सारे पंचेज को जिन ने उसकी रिब्स के ऊपर भी मारा होता है। और उन्हीं पंचेज की बदौलत उस जेंगुई की हालत ऐसी हो जाती है। वो उन्हें कहता है जैसा कि हमें जिन बड़े भाई से एस्पेक्ट ही था। वे लगातार उसके लिवर और किडनी पर अटैक करते रहे जिससे उसकी जो लिवर किडनी है वे पूरी तरीके से फट गई। जैंग वही भी कहता है, तो इसे खत्म कर दो जल्दी से अभी। जिन भी इस टाइम पर सोच में होता है, अगर मैं इस बंदे को यहाँ से जाने दूं तो ये मेरे पीछे जरूर से आएगा और शायद ऐसा हो सकता है कि मेरे आसपास के लोग भी इससे खतरे में पड़ जाएं। जिनको ऐसा लगता है कि उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा और उसकी मास्टर उससे कह रही हूँ जैसे कि जिन पहले भी तुमने काफी सारी जिंदगी ली हैं तो उनमें एक और जिंदगी ऐड हो जाएगी, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो जिन इसे लो और इस सब को जल्दी से खत्म करो। जहां पर हमारे जिन ने उन नकल्स को अपने हाथ में पहन लिया होता है। जेंगो ये भी चिल्लाते हुए कहता है, जल्दी करो और मुझे खत्म कर दो। जहां पर हमारा जिन अपने फुल स्ट्रेंथ को अपने हाथ में गैदर करता है और कर देता है काफी खतरनाक सा अटैक उसके सिर पर। हाँ, पैनल में तो कुछ ऐसा ही दिखाया जाता है, लेकिन अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि हमारे जिन ने उस अटैक को थोड़ा हटके किया होता है जिससे जेंगुई को थोड़ा सा कट तो लगता है गाल पर, लेकिन ज्यादा कुछ चोट नहीं लगती। और वह वहां से जाने लगता है। कहता है, अगर इससे बाद तुम कभी भी यहाँ पर आए तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। और ये कोई रिक्वेस्ट नहीं बल्कि वार्निंग है। अगर तुमने इसे नहीं माना तो तुम्हें ऐसी मौत मिलेगी जो तुमने जिंदगी में भी नहीं सोची होगी। इस धमकी को सुनने के बाद तो वह भी डर जाता है और जिन भी कहता है, अगर मैं लोगों को ऐसे ही मारता रहा तो मैं अपने दोस्तों के पास वापस कभी भी नहीं जा पाऊंगा। तो मुझे माफ करना मास्टर, मैं आपके उन सिखाए हुए कदमों पर नहीं चल सकता। तभी वॉन चिल्लाता है, जिन भाई पीछे देखो। जिन को भी रियलाइज होता है कि कोई तो उसके पीछे तो आ रहा है। जिन भी पीछे मुड़ता है और उस पंच को देख लेता है, लेकिन हमारे जिन को कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। उस जेंग हुई का पंच बगल में हो जाता है और वह बेहोश सा होकर वहीं पर गिर पड़ता है। वॉन भी दौड़ते हुए आता है और कहता है, बड़े भाई देखो क्या हुआ। वे दोनों देखते हैं। जेंग हुई की हालत इस टाइम पर काफी खराब होती है। वह देखता है कि उसका छोटा भाई जेंग वाई उसकी तरफ भागता हुआ आ रहा है और वे दोनों एक दूसरे के गले मिल जाते हैं। मतलब कि जेंग हुई का काम यहीं पर तमाम, और वह भी स्वर्ग में जाकर अपने छोटे भाई से मिल लिया। जेंग हुई का किस्सा तो यहीं पर खत्म होता है। जिन भी वहीं पर खड़ा होकर उसे देख रहा होता है। जिन को यह आशा नहीं होती कि वह इस तरीके से टपक जाएगा, लेकिन तभी वॉन चलाता है, जिन जल्दी से इधर देखो। वे देखते हैं कि उनकी होटल की तरफ के डायरेक्शन से काफी जोर की आग लग रही है, जिसे देखने के बाद तो जिन भी घबरा जाता है और वे दोनों ही उसी तरफ भागने लगते हैं। दौड़ते हुए वॉन भी कह रहा होता है, जिन आपने सही कहा था, मुझे पहले ही वहां पर चले जाना चाहिए था, मुझे माफ करना। इस टाइम पर जिन भी काफी ज्यादा गुस्सा होता है और जब वे वहां पर जाकर देखते हैं पूरा होटल आग की लपटों में घिरा हुआ होता है। जिन वहां पर अपने दोस्तों को बचाने के लिए जाने की कोशिश करता है, लेकिन भाई हमारा वॉन उसे जाने नहीं देता और उसे पकड़कर अपने पास रोक लेता है। आग बिना रुके बढ़ती जा रही होती है। इस टाइम पर जिनका दिमाग भी सुन्न पड़ गया होता है, उसे भी समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर करना क्या है, और हताश होकर वह वहीं पर गिर पड़ता है और रोने भी लगता है। तभी वहां पर हम गेट से किसी को आता हुआ देखते हैं, जिसे देखने के बाद हमारे जिन को भी उम्मीद की किरण दिखाई देती है। और ये और कोई नहीं बल्कि होता है डूहो, जिसने बोंग जूनो और गाउन दोनों को बाहर निकाल लिया होता है। जिन और वॉन दोनों ही भागते हुए डू के पास जाते हैं। फिर हमें सड़क पर दौड़ती हुई एक ब्लैक कार का सीन दिखाया जाता है, जो कि वही मर्सिडीज होती है, मेरा मतलब ऑडी होती है, जिसमें वह गैंगस्टर वाला बंदा बैठा हुआ होता है। वह सोचता है,
आई डोंट केयर अबाउट एनीथिंग, मुझे जाना होगा। उसने गाड़ी को काफी स्पीड में भगा रखा होता है, लेकिन तभी अचानक उसके सामने हाईवे रोड पर उसे अपना जेंग वाई दिखता है, जिसको देखने के बाद तो वह भी डर जाता है। और भाई साहब उसके हाथ से उसकी गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, जिस वजह से उसकी गाड़ी उस पहाड़ी पर से ऊपर से नीचे कूद जाती है। और इसी तरह उसका काफी खतरनाक सा एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें वह भी टपक गया। और भाई हम ऊपर देखते हैं, जो बंदा उसकी गाड़ी के सामने आया होता है वह और कोई नहीं बल्कि शायद कंगारू होता है। मुझे तो देखने से कंगारू लग रहा है, आप बता देना क्या है ये। फिर हम देखते हैं कि एम्बुलेंस का सीन, जिसमें हमारा जिन गाहुन के सामने बैठा होता है। गाहुन की कंडीशन भी इस टाइम पर ज़्यादा ठीक नहीं होती। तभी वॉन पीछे से हमारे जिन को कुछ दिखाते हुए कहता है, जिन इसे देखो। जिन भी उस चीज को देखकर चौंक जाता है, वह कहता है ये क्या है। वॉन भी बताता है यह चीज मुझे उसकी बगल में पड़ी हुई पाई थी। और भाई साहब यह वही सिंबल होता है जो कि उस जेंग हुई की जैकेट पर भी लगा होता है। फिर हमें बताया जाता है कि उनकी कंफर्ट परफॉर्मेंस का जो असाइनमेंट है वह कैंसिल हो चुका है, जहां पर एफ क्लास के स्टूडेंट्स को एक हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया होता है, जहां पर जिनको भी एडमिट कराया हुआ होता है। जिन भी वॉन से कहता है कि मैं ठीक हूँ भाई, मुझे जाने दो। वॉन कहता है अरे नहीं यार भाई यार, तुम ठीक नहीं हो, तुम्हें इतने आगे जाने की कोई जरूरत नहीं है, तुम यहाँ पर लेटे रहो बस आराम से। जिन भी कहता है तुम सच में काफी पागल हो, मुझे यहाँ से जाने भी नहीं दे रहे, मैं एकदम ठीक हूँ यार। लेकिन वह भी धीरे धीरे कहता है सच कहूँ तो मेरा शरीर कुछ ऐसा महसूस हो रहा है कि मेरा पूरा शरीर पूरी तरीके से टूट गया हो। वैसे तो मैंने उसके काफी सारे अटैक्स को काफी आसानी से ब्लॉक कर लिया था, लेकिन उसके पूरे डैमेज को कैंसिल कर पाना ये भी इतना आसान नहीं था। जहाँ पर हमारा वोन उसकी ऐसी शक्ल को देखकर सब कुछ जान रहा होता है। जिन भी इसकी शक्ल को देखकर कहता है अगर तुम्हें मुझसे कुछ कहना है तो जल्दी से कहो, ऐसा मुंह बनाकर क्यों बैठे हो। वोन ज्यादा फालतू की बात नहीं करता, सीधा कह देता है बड़े भाई मुझे यह बताओ आखिरकार तुम वापस क्यों नहीं आए। क्या तुमने कुछ सर्जरी करवाई है अपने चेहरे की और अब तुम्हारा प्लान नहीं है शायद वहाँ आने का। जिनवी कहता है इसके अलावा हाँ कुछ ऐसा ही है। और वह मन में सोचता है हाँ यह स्टोरी काफी ज्यादा लंबी है, लेकिन मैं इसे एक्सप्लेन नहीं करने वाला इसे। वो भी समझ लेता है कि यह मुझे नहीं बताने वाला, तो वह कहता है ठीक है मत बताओ, चलो मैं बता देता हूँ कि आखिरकार तुम्हारे जाने के बाद वहाँ पर चीजें कैसे चल रही हैं। और वह उन सारी चीज़ों को बता देता है जो कि हेडक्वार्टर में घटित हुई थी और कैसे कैसे उन्होंने सर्च टीम को भेजा और ये सारी चीज़ें। और उन चीज़ों को बताने के बाद कहता है हाँ सिर्फ यही चीज़ें हैं जो चल रही हैं। और यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट तो यह है कि तुम्हारा जो मास्टर है वह तुम्हें काफ़ी डेस्परेटली होकर ढूंढ रहा है। जिन भी मन में सोचता है क्या मास्टर मुझे फिर से वापस बुलाना चाहते हैं। जहाँ पर जिन भी नाटक करते हुए कहता है आखिरकार तुम इन चीज़ों को मुझे क्यों बता रहे हो, क्योंकि मैं तो जेन सी जिंग हूँ, मैं तुम्हारा भाई जिन तो हूँ नहीं। जिसकी ऐसी बात को सुनकर वॉन भी कुछ नहीं कह पाता। और वॉन भी कहता है ठीक है भाई मैं समझ गया, आखिर तुम्हारा क्या मतलब है कहने का। और हाँ रुको इसे देखो, वैसे इस चीज़ को तुम्हें अपने पास रखना चाहिए, इसके बारे में मैं और भी जानकारी इकट्ठा करूंगा और इसे और बारीकी से देखूंगा। जिन्होंने कहता है ठीक है कोई बात नहीं। और मन में सोचता है यह पंख सच में इस चीज़ खतरनाक सी चीज़ को मुझे पकड़ा रहा है, क्या होगा अगर इसमें कोई ट्रैकर लगा हो तो। वो कहता है चिंता करने की बात नहीं है, क्योंकि इसमें जो ट्रैकर था उसका ध्यान मैंने रख लिया है। तभी हमें एक हाईवे पर दौड़ती हुई रेड कलर की बस को दिखाया जाता है, जिसमें हमारा वॉन विंडो सीट पर बैठा हुआ होता है। और मन में सोचता है बड़े भाई क्या तुम सच में एक कलर बने रहना नहीं चाहते और उस जॉब को छोड़ना चाहते हो। तभी अचानक से उसका फोन रिंग करने लगता है। जब वह फोन को उठाकर देखता है, जहां पर हेड क्वार्टर चीफ ने उसको एक मैसेज भेजा होता है जो कि कोड लैंग्वेज में होता है। लेकिन हमारा वॉन काफी आसानी से उस कोड लैंग्वेज को सॉल्व करके उस मैसेज का मतलब समझ जाता है और वह भी कोड लैंग्वेज में अपना मैसेज भेज देता है। जहाँ पर हमारा जिन अभी भी उसी बैच को देख रहा होता है और उसे देखते हुए काफी ज्यादा क्यूरियस भी होता है और याद करता है जेंग हुई की उन फाइटिंग टेक्निक्स को। और मन में सोचता है उसकी फाइटिंग टेक्निक्स, उसकी स्ट्राइक्स और वे सारी चीज़ें एकदम सिमिलर थी मेरी ट्रेनिंग सेशन वाली की तरह। क्या ऐसा तो नहीं कि उसका कनेक्शन मेरे मास्टर के साथ हो सकता है। नो वे, ये सेंस भी कैसे बना सकता है, इसका तो कोई सेंस ही नहीं है। अभी के लिए मुझे इस पर फोकस करना होगा कि आखिरकार ये किस ग्रुप का है या किस चीज़ का है, और इसके बारे में जितनी हो सके उतनी जानकारी निकालनी होगी। वह जरूर से ही किसी न किसी ग्रुप से तो बिलोंग करता ही होगा और उसके मर जाने की खबर उसके ग्रुप तक पहुंच भी चुकी होगी। इससे पहले कि वे मेरे पास पहुंचे मुझे उनके बारे में पहले पता लगाना होगा। तभी वह खड़ा हो जाता है। तो इस केस में यहाँ पर सिर्फ एक ही ऐसा बंदा है जो कि मेरी मदद कर सकता है। तो हम डॉक्टर का सीन देखते हैं जो कि दौड़ते हुए अस्पताल के पास आ गया होता है और सीधा आकर जेंग सीजन के कमरे में पहुंचता है। वह कहता है सीजन अभी स्ट्रेचर पर लेटा होता है और कहता है डैड आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये थोड़ा बहुत इंसिडेंट था लेकिन अब मैं ठीक हूँ।
उस डॉक्टर को तो अभी चिंता हो रही होती है। वह कहता है क्या तुम सच में ठीक हो? जिन भी हाँ में अपना सर हिलाता है और कहता है डैड मैं जल्द ही यह पता लगा लूंगा कि आखिरकार रियल सीजन के मर्डर के पीछे कौन का हाथ था। जिस बात को सुनकर तो डॉक्टर भी चौंक जाता है और शांत हो जाता है और कहता है कि तुम जैसे उनके बारे में पता लगाओ तो उनकी जानकारी सीधा मुझे देना। तुम्हें कुछ भी करने की कोई जरूरत नहीं है। तभी से शिफ्ट होता है, हमें चीफ के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर चीफ इस टाइम पर काफी ज्यादा उदास सी हो रही होती। उसके फोन पर भी मैसेज आता है और ये मैसेज और किसी का नहीं बल्कि वॉन का होता है, जिसने उसमें लिखा होता है जिन बड़े भाई को अभी भी हम ढूंढ नहीं पाए हैं। जिसे मैसेज को पढ़ने के बाद तो चीफ और भी ज्यादा परेशान हो जाती है और गुस्से में आकर अपने फोन को ही तोड़ देती है। फिर हमें सीन दिखाया जाता है रोथचाइल्ड हेडक्वार्टर जर्मनी का सीन, जहाँ पर चीफ अपने एक किलर को लेकर आई होती है। गार्ड भी अपने चीफ को देख लेता है और कहता है कि आज मैं किसी को भी अंदर जाने की इजाज़त नहीं दे सकता। लेकिन इजाज़त मांगता भी कौन है? चीफ उसे एक ऐसा रैप्टा जड़ती है जिससे वह भीतर आकर गिरता है और सीधा हावरो की टेबल के पास गिरता है। जिस सीन को देखकर तो हावरो भी कुछ नहीं कहता और जब वह चीफ को देखता है तो वह कहता है काम ही, आखिरकार तुम करना क्या चाहती हो? हाँ भाई, इस चीफ का नाम है काम ही। काम ही भी कहती है हावरो चलो इस पावर स्ट्रगल को खत्म कर दें। हावरो भी कहता है आखिरकार मैंने तो ऐसी चीज कभी करी भी नहीं। जहाँ पर काम ही कहते हैं सेंट्रल हेडक्वार्टर को सर्च टीम भेजे हुए लगभग 6 महीने से ज्यादा हो चुका है, लेकिन फिर भी उन्हें एक सबूत तक नहीं मिला जिनके बारे में। या कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारा कोई इंटेंशन ही नहीं है जिनको ढूंढने का? जिसकी बात को सुनकर तो हावरो भी कुछ नहीं कहता। अब से फर्स्ट ब्रांच ही इस मामले को हैंडल करेगी और अपनी खुद की सर्च टीम भेजेगी जो कि जिनको ढूंढ निकालेगी। हावरो भी कहता है हे क्या यह कोई प्रपोजल है या कोई ऑर्डर? जहाँ पर हम उनकी पावर्स के बीच में क्लैश देख सकते हैं, मतलब कि वहाँ का माहौल काफी ज्यादा इंटेंस हो जाता है। वह पीछे खड़ा किलर भी उनके ऐसे डरावने रूप को देखकर डर जाता है। हावरो भी मुस्कुराता है और कहता है ब्रांच 1 की चीफ काम ही, जैसा आप करना चाहो वैसा आप कर सकती हो। जिस बात को सुनने के बाद तो चीफ वहां से जाने लगती है। तभी हावरो पीछे से कहता है आपको जाने से पहले यह बात तो सुन लेनी चाहिए। वैसे मैं इस बार अपनी उस सर्च टीम को वापस बुलाने के बारे में सोच रहा हूँ और आजकल हमें एशिया के रीजन में हमें काफी ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। तो इस बार सेंट्रल हेडक्वार्टर अपने वेरी बेस्ट को वहां पर भेजने वाला है कोरिया में। तो इसी से पता है हमें ईस्टर्न यूरोप में कहीं फाइट दिखा जा रही होती है दो किलर्स के बीच में एक जंगल के, और ये फाइट सच में काफी ज्यादा खतरनाक हो रही होती है। उनके बीच का टकराव भी काफी खतरनाक होता है जिससे लिटरली हवा के झोंके बन रहे होते हैं। और ये फाइट करने वाला एक लड़की और एक समुराई की तरह दिखने वाला बंदा होता है, जो कि दोनों ही एक दूसरे के सामने एक दूसरे को खत्म करने के लिए तैयार बैठे होते हैं और सीधा रस कर देते हैं एक दूसरे को ऊपर खत्म करने के लिए, और अपने अपने अटैक्स को करने के बाद एक दूसरे से आगे बढ़ जाते हैं। जहाँ पर वह समुराई जैसा दिखने वाला बंदा अपनी तलवार को म्यान में रखने लगता है और हम देखते हैं उस लड़की के गले पर लग चुकी होती है काफी खतरनाक सी चोट, और ये समुराई की तरह दिखने वाला बंदा और कोई नहीं बल्कि रोथचाइल्ड किलर रैंक नंबर 9 का सो ही होता है और कहता है तुमने फाइट तो काफी अच्छी की, आखिरकार तुम्हारे आखिरी शब्द भी होंगे उन्हें भी कह दो। जिसकी बात को सुनकर वह लड़की कुछ नहीं कहती और पीछे मुड़ते हुए कहती है मेरे नहीं बल्कि तुम अपने लास्ट शब्दों को कहो मुझसे। तभी अचानक से उसके गले में पीछे कुछ होने लगता है। हम देखते हैं उसके पीछे गले में एक सुई चुभाई दी गई होती है, जिसके बाद वह भी नीचे गिर पड़ता है क्योंकि उस सुई में लगा होता है एक पॉइजन। वह भी तड़पते हुए कहता है तुम डरपोक, यह सच में एक डुअल था, आखिरकार एक डुअल में तुम एक पॉइजन का यूज कैसे कर सकती हो? वह लड़की भी कहती है ओपा क्या तुम कोई नए किलर हो जिसे यह भी नहीं पता कि किलर्स की दुनिया में डरपोक नाम का शब्द तो होता ही नहीं है, सायोनारा। और ऐसा कहकर उस लड़के को वहीं पर टपका दे दिया। आज का दिन तो सच में काफी ज्यादा मजेदार था, ऐसा दिन कभी नहीं आया मेरी जिंदगी में। और ये किलर होती है जिसकी ग्रुप के बारे में अभी हमें कुछ भी नहीं बताया जाता, और शायद ऐसा हो सकता है कि हमारे जिन का मुकाबला इसके साथ शाम आगे जाकर हो। जो बैच हमारे जिन को मिला होता है वही तरीके का एक बैच उस चीफ ने शायद अपने कान में भी पहन रखा होता है। जहाँ पर किलर अपनी चीफ से कहता है चीफ हमारा जो सेंट्रल हेडक्वार्टर है वह टॉप रैंकिंग एलाइट्स को वहाँ पर भेज रहा है कोरिया में, क्या ऐसा नहीं होगा कि वे हमारे लिए काफी बड़े ऑब्स्टिकल बन जाए? चीफ भी कहती है हाँ देखने पर ऐसा लग सकता है, लेकिन मुझे भी एक ऐसे बंदे के बारे में पता है जिसे मुझे कोरिया में भेजना चाहिए। तभी वह किसी को कॉल करने लगती है, लेकिन वह देखती है कि उसके कॉल को वह बंदा उठा ही नहीं रहा
जिससे देखकर तो वह भी चौंक जाती है। मनु सोचती है क्या वह मेरे कॉल का आंसर नहीं दे रहा, ऐसा नहीं हो सकता। और जैसा मैं गेस कर सकता हूँ कि यह कॉल और किसी को नहीं, वो शायद उसी बंदे को किया गया है जो कि थोड़ी देर पहले मारा जा चुका है, एक किलर के हाथों। पता नहीं भाई, मुझे भी फिक्स नहीं पता, लेकिन जैसा कि हम देख सकते हैं हो सकता है। फिर हमें स्कूल कैंपस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर क्लास एफ पर एक बंदा निगरानी रखे हुए होता है और ये कोई और नहीं बल्कि जी सियोन मिन होता है। वह कहता है ये सच में काफी बुरा है, जहाँ पर वह अपने फोन में एक मैसेज को चेक करता है जिसमें लिखा होता है कि मैं अगले सप्ताह वापस आ रहा हूँ। लेकिन रुको, आखिरकार बेओन चान और बेंग वॉन जोंग मेरे कॉल को पिकअप क्यों नहीं कर रहे? और ये मैसेज शायद से इनके बॉस ने यानी कि उस टकले बंदे ने भेजा होगा। तभी से शिफ्ट होता है, हमें वॉन का सीन दिखाया जाता है जो कि अपनी सीक्रेट उस कमरे में आ चुका होता है, जहाँ पर जब वह अपने सामने देखता है तो उसके सामने खड़ा होता है हांजो। हांजो उसको सारी बातों को बता देता है, जिसके सुनने के बाद वॉन भी कहता है क्या हमें अभी कोरिया से वापस लौटना होगा? तभी हांजो अपने फोन में किसी की फोटो दिखाता है जो कि और कोई नहीं बल्कि जेंग हुई होता है, जिसे जब वॉन देखता है तो वह भी सोचता है यह बंदा। हांजो कहता है हमें ऐसा अंदेशा है कि इसने हमारे एजेंट्स को चाइना में टपका दिया है। हमें ऐसा लगता है कि यह एक किलर है जो कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन को टारगेट कर रहा है, यहाँ तक कि इसने हमारे एक किलर को भी मार गिराया है। वॉन उसे देखकर सोचता है क्या इसने एक किलर को भी पहले मार गिराया है और काफी सारे एजेंट्स को टपका दिया है? सच में यह काफी ही टफ कॉम्पिटिटर रहा होगा हमारे जिन के लिए। क्या उसको पता होगा कि यह जिन एक किलर है तब अटैक किया होगा या फिर कोई और रीजन है? हांजो बताता है कि हाँ अभी अभी हमने यह कंफर्म किया है कि यह किलर अभी अभी कोरिया में एंटर हुआ है। तो हमारे सेंट्रल हेडक्वार्टर से बैरी वेस्ट को यहाँ पर भेजा जा रहा है उसका ध्यान रखने के लिए। वॉन भी सोचता है वेरी वेस्ट, ये तो वो दोनों सिबलिंग्स है, सच में वो दोनों तो काफी खतरनाक हैं, वे दोनों कोई मामूली बंदे नहीं है। अगर उन्हें पता चला कि उनका टारगेट पहले ही मारा जा चुका है तो वे उस टारगेट को मारने वाले को ढूंढ कर निकाल देंगे और उसे पीछा करते रहेंगे जब तक कि वह खत्म ना हो जाए। इसका मतलब है कि वे हमारे जिन के पीछे भी जा सकते हैं। जहाँ पर हमारा वॉन अलग ही ख्याल में खो चुका होता है तभी हांजो चलाता है वॉन कहाँ गए खो गए तुम? तो जैसा कि मैंने कहा अब हम वापस जाएंगे, आज की हमारी फ्लाइट 11 बजे की है तो तुम 8:30 बजे वहाँ पर पहुँच जाता एयरपोर्ट पर, और लेट होने के बारे में सोचना भी मत। मुझे थोड़ा सामान खरीदना है तो मैं यहाँ से चलता हूँ। वॉन भी मन में सोचता है अगर सामान खरीदना है तो जल्दी से जाओ ना, मेरा टाइम क्यों खोटी करते हो? वह वहाँ से चला जाता है और वॉन अकेला रह जाता है और वह कहता है वह सच में एक मॉन्स्टर था जिसे कोई नॉर्मल सर्च टीम तो कैसे भी हैंडल नहीं कर पाती, और इसकी ऑर्गेनाइजेशन में जरूर से ही इसके लेवल के बंदे और भी होंगे। और देखने से ऐसा लग रहा है कि हाओरो भी किसी तरीके की कोई लीड पाना चाहता है इनकी ग्रुप में, और उसने अपने फ्यूचर सिनेरियो को माइंड में रखते हुए उन दोनों बैरी वेस्ट को भी यहाँ पर भेज दिया है लड़ने के लिए। लेकिन जिन भी तो उन्हें ट्रैक कर रहा है उस किलर को, और मैंने तो उसे वह बैच भी दे दिया जिसकी वजह से वह उसका पता और भी लगाएगा, और आगे चलकर ऐसा भी हो सकता है कि हाओरो और हमारा जिन दोनों एक दूसरे को मिल भी सकें। अगर हाओरो को यह पता चला कि उसके रास्ते में कांटे बनने वाला जिन अभी भी जिंदा है तो वह हमारे जिन को कैसे भी नहीं छोड़ेगा, और ऐसा भी हो सकता है कि वह वेरी फेस्ट को यह ऑर्डर दे कि वह हमारे जिन को एलिमिनेट कर दे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, यह काफी बुरा हो जाएगा। तभी वह जिन को फोन करता है और कहता है बड़े भाई आखिरकार कहाँ पर हो तुम? जिन भी बस उतरते हुए कहता है मैं अभी अभी बाहर आया था, क्यों क्या हुआ? जहाँ पर वॉन कहता है ऑर्गेनाइजेशन के पीछे मत जाना क्योंकि हारो भी अभी अभी। तभी अचानक से वॉन के गले पर तलवार तन जाती है, जिसके आगे वह वॉन भी कुछ नहीं कहता, जिन भी कहता है क्या कुछ कहो तो सही, मुझे समझ नहीं आया तुम क्या कह रहे हो? वॉन कुछ तो कहो, मुझे कुछ नहीं सुनाई दे रहा, मैं कॉल को काट रहा हूँ। और ऐसा कहकर वह कॉल को काट देता है। हम देखते हैं वॉन का सीन जिसके गले पर तलवार तानी होती है खुद हांजो ने, जहाँ पर हांजो कहता है वॉन मुझे लगता है कि तुम्हें बताना चाहिए कि आखिरकार क्या चल रहा है। जिस बात को सुनकर तो वॉन के भी पसीने छूट जाते हैं। फिर हम एक दूसरी जगह का सीन देखते हैं जहाँ पर हमारा जिन एक काफी बड़े महल से के सामने पहुंच चुका होता है और कहता है फाइनली यही बंदा हो सकता है जो कि मुझे उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बता सकता है। वह एक रूम की तरफ देख रहा होता है जहाँ पर एक बंदा आराम से चाय की चुस्की का मजा ले रहा होता है, और ये और कोई नहीं बल्कि ब्रिटिश एम्बेसडर कोरिया का होता है जिसका नाम है जेम्स बॉन्ड। और इसी के साथ ये चैप्टर यही एंड होता है। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।